फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स। ये हमारी वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की थर्ड क्लास है आई गेस। इससे पहले हमने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है वो डिस्कस कर रखी है, उसमें हमने एक तरह से जितनी भी एक तरह से अप्रोच है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से रिलेटेड, प्लस जो एक तरह से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का, जिस तरह हम ये क्लास लेने वाले हैं आगे, वो सभी चीज़ें हमने डिस्कस करी हुई हैं। वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले जाकर आप उस क्लास को देखें, उससे आपको एक आउटलुक मिल जाएगा वेस्टर्न फ़िलासफ़ी से रिलेटेड। इसके साथ ही हम प्री सोक्रेटिस फ़िलासफ़र्स जो हैं वो शुरू कर चुके हैं। थेलीस जो हैं वो अभी हम कवर कर चुके हैं। जो एक तरह से सेकेंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़र जो हैं थेलीस के बाद, वो हैं एनेक्ज़ेमेंडर, जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही जो मेरा चैनल है फ़िलासफ़ी फॉर लाइफ, अगर आपने उसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक करें, कमेंट्स करें। आपके लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स, सभी चीज़ें जो हैं वो मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं अच्छा काम करने के लिए। ठीक है, तो आज जो हम फ़िलासफ़र पढ़ने जा रहे हैं वो एक तरह से थेलीस के स्टूडेंट रहे हैं। एनेक्ज़ेमेंडर है ना, ये जो है ये भी एक तरह से मिलेटस जो है वहाँ से बिलोंग करते हैं, और देयरफॉर ये जो है ये भी क्या है, मिलेशियन जो स्कूल है एक तरह से स्कूल ऑफ फिलोसफी, उससे बिलोंग करते आए हैं। ठीक है, एनेक्ज़ेमेंडर जो है वो उनका एक तरह से जो टेन्योर है या एक तरह से जो एरा जिसमें वो बिलोंग करते थे, जो टाइम पीरियड है जो हमें पता चलता है बुक्स से, वो 611 से लेकर 547 BCE जो है उस एरा से बिलोंग करते हैं। थेलीस के स्टूडेंट रहे हैं। तो थेलीस के स्टूडेंट होने के साथ हमें एक चीज़ पता चलती है कि लाइक थेलीस ये भी जो है ये एक तरह से मोनिज्म में बिलीव करते थे। हम पिछली क्लास में मोनिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। मोनिज्म में क्या था कि भाई जितना भी वर्ल्ड हमारे अराउंड है, जो भी यूनिवर्स है, जितनी भी क्रिएशन है, जो भी चीज़ मुझे दिख रही है, आप, मैं, सब कुछ, ये पूरी सराउंडिंग, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक सब्सटेंस से बनी हुई है ना। ये क्या कॉन्सेप्ट है, मोनिज्म का कॉन्सेप्ट है। और ये कहाँ से आया, इसके जो पायनियर हैं या फाउंडर हैं इस कॉन्सेप्ट के, वो क्या है, थेलीस है। थेलीस के लिए वो जो मोनिज्म का कॉन्सेप्ट था, तो उन्होंने वो जो एक वन पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया अकॉर्डिंग टू थेलीस, जिससे सारी चीज़ें ओरिजिनेट हुई हैं या क्रिएशन में आई हैं, या कहीं ना कहीं एक तरह से वेरियस फॉर्म हैं कहीं ना कहीं उसी एक सब्सटेंस के। तो थेलीस के लिए वो चीज़ क्या थी, वाटर थी। हम डिस्कस कर चुके हैं ना पानी, कि पानी जो है वही क्या करता है, एक तरह से डिफरेंट फॉर्म्स अपीयर में लेकर आता है, जिससे वो क्या करता है, अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और उन्होंने वाटर क्यों चूज़ किया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई जो वाटर है वो क्या है, अपनी स्टेट्स बदल सकता है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में जो वाटर है हम उसे देखते आए हैं। इसलिए उन्हें लगा कि वाटर जो है वो क्या होना चाहिए, प्रिमोडियल फंडामेंटल सब्सटेंस होना चाहिए बियॉन्ड दिस यूनिवर्स और क्रिएशन। तो जो एनेक्ज़ेमेंडर हैं वो भी कहीं ना कहीं मोनिज्म के कॉन्सेप्ट पे बिलीव करते आए हैं, बट वो थेलीस से वहाँ पर बाइफिकेट या एक तरह से थेलीस से वहाँ पर वो ओपिनियन वाइज डाइवर्स कर जाते हैं, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि ये जो मोनिज्म है, जो सिंगल सब्सटेंस जिससे सभी चीज़ें क्रिएशन में आई हैं, ये वाटर नहीं है बल्कि ये कुछ और है। और वो कुछ और क्या है, तो एनेक्ज़ेमेंडर के अकॉर्डिंग वो जो फंडामेंटल सब्सटेंस है वो क्या है, एपरॉन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एपरॉन क्या है, एक बाउंडलेस मैटर है। ठीक है, जब भी आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्री सोक्रेटिस से रिलेटेड, आपको या तो एपरॉन मिलेगा या फिर बाउंडलेस मैटर मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एनेक्ज़ेमेंडर। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि भाई वो कोई एक चीज़ नहीं है, जैसे आप फायर, वाटर, अर्थ, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं इस बाउंडलेस फॉर्मलेस मैटर से ही बनी है। और वो उन्हें क्या कह रहे हैं, एपरॉन कह रहे हैं। एपरॉन को अगर आपको समझना हो आसान भाषा में, तो आप इसे इंडियन फिलोसफी में, जब हम इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में सांख्य का एक तरह से प्रकृति का जो कॉन्सेप्ट है उससे हम समझ सकते हैं ना, कि एक फॉर्मलेस मैटर है।
तो जो प्रकृति थी हमारी, जिससे सभी चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक्चुअली वन पार्टलेस इटर्नल सब्सटेंस है, एक रियलिटी है, जिसे वो क्या कह रहे थे, प्रकृति कह रहे थे, है ना, जो एक तरह से अनफोल्डिंग की, एक तरह से अनफोल्ड होकर क्या करती है, चीज़ें क्रिएट करती है ना, अपने जब अनफोल्ड होती है तो चीज़ें क्या होती हैं, क्रिएशन में आती हैं। सिमिलरली वो क्या कह रहे हैं कि एपेरॉन एक ऐसा बाउंडलेस फॉर्मलेस एक तरह से मैटर है, जिससे क्या है, सभी चीज़ें धीरे धीरे क्रिएशन में आई हैं, है ना। और यहाँ से जब वो फॉर्मलेस मैटर की बात करते हैं, दिस एपेरॉन इज व्हाट, बाउंडलेस मैटर, और इसको हम किस तरह समझ सकते हैं कि भाई इट इज़ व्हाट, फॉर्मलेस मैटर। थोड़ा सा फॉर्मलेस मैटर। अब देखिए यहाँ से ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है फॉर्मलेस मैटर का, तो जब हम आगे एक तरह से अरिस्टोटल की फिलॉसफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये जो चीज़ें हैं फॉर्म और मैटर, ये बहुत ज़्यादा एक तरह से एक डिबेट वाला टॉपिक रहेगा, प्लस इस पर बहुत ज़्यादा फोकस एक तरह से पूरी आगे जितनी भी वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफीज़ हैं उनमें ये जो डिबेट है फॉर्म और मैटर के बीच में, ये हमें देखने मिलेगी, है ना। चाहे आप एम्पिरिसिस्ट पढ़ें, रैशनलिस्ट पढ़ें, अरिस्टोटल, प्लेटो, कहीं पर भी ये जो डिबेट है फॉर्म और मैटर की, वो यहीं से कहीं ना कहीं एक तरह से ओरिजिनेट हुई है। तो जो एनेक्सिमेंडर है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से फाउंडर है बहुत सारी डिबेट्स का, और वो जो डिबेट्स जो एक तरह से डिस्कशन शुरू हुए हैं उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो एनेक्सिमेंडर ने दिया है वो ये दिया है, फॉर्मलेस मैटर, बाउंडलेस मैटर, विच इज़ व्हाट, एपेरॉन, विच इज़ व्हाट, अ फंडामेंटल स्टफ और प्रिमोडियल सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर, जिससे सभी जो यूनिवर्स में चीज़ें हैं वो क्रिएशन में आई हैं। ठीक है, अब इसके साथ ही ये तो हो गई भाई हमारे एग्जाम से रिलेटेड बात, है ना। इसके साथ ही कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम एनेक्सिमेंडर के बारे में जानना चाहेंगे, ऑफ कोर्स जब हम उन्हें डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक तरह से मेटाफिजिकल थ्योरीज जो उन्होंने दी हैं कि भाई रियलिटी क्या है, तो हमें पता चल गया एपेरॉन बाउंडलेस मैटर इज द रियलिटी अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर। इसके साथ ही रियलिटी जो है वो किस तरह क्रिएशन में आई, तो वो कहते हैं कि भाई ज़रूर सबसे पहले क्या रहा होगा, हर तरफ पानी ही रहा होगा। लाइक थेलीज उन्होंने इमेजिन किया कि शुरुआत में क्या है, सब जगह पानी रहा होगा, और उस पानी के बाद क्या किया, पानी में जीव आने शुरू हुए, है ना, एक तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई फ्रॉम वाटर, और फिर जैसे जैसे पानी कम होता गया एक तरह से जो सॉइल है, सरफेस है, वो एक तरह से एग्जिस्टेंस में आया, और फिर जो एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जो अडेप्ट होते गए, है ना, उस एक तरह से डिफरेंट एटमॉस्फेयर इकोसिस्टम के हिसाब से वो क्या होते गए, एक तरह से ह्यूमन बींग्स बनते गए। तो एवोल्यूशन की जो एक थ्योरी है वो भी कहीं ना कहीं जो एक तरह से अपना बेस एक तरह से रखती है, तो वो एनेक्सिमेंडर की थ्योरी में हमें वो देखने मिलेगा कि भाई एवोल्यूशन के थ्रू जो क्या है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आए हैं, वो सबसे पहले क्या रहे होंगे, किसी फिश जैसे रहे होंगे, या फिश में कहीं ना कहीं वो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते होंगे, और धीरे धीरे इवॉल्व होते होते वो स्पीशीज़ क्या बनी है, हम बने, ह्यूमन बींग्स बने हैं। ये कौन कह रहे हैं, एनेक्सिमेंडर। प्लस अगर आप एक तरह से हिंदुइज्म से आप थोड़े भी एक तरह से अवेयर हैं, और उसमें विष्णु के जो अवतार हम पढ़ते हैं, तो उनमें से जो एक इनिशियल अवतार है विष्णु के, तो उसमें एक है उनका मत्स्य अवतार, है ना, कि वो मछली के शेप में आए हैं सबसे पहले, या फॉर्म में आए हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम एक तरह से विष्णु के अवतार पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे एवोल्यूशन की जो थ्योरी है वैसे वैसे जो है विष्णु के अवतार जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं। तो उन्होंने मत्स्य भी इसीलिए लिया कि भाई सबसे पहले हर जगह पानी रहा होगा, और वहाँ पर क्या हुआ होगा, एक तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुई होगी, और वहीं से क्या है, एक तरह से जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है उसी में एवोल्यूशन होते होते हम एक तरह से आए हैं एग्जिस्टेंस में इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उनका रियलिटी से रिलेटेड एक कंसेप्ट हो गया। हमारे जो एक तरह से एवोल्यूशन है, हम कैसे एग्जिस्टेंस में आए, इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट हो गया। इसके साथ ही अब वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने साइंटिफिकली क्या कंट्रीब्यूट किया, हम थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो साइंटिफिकली उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया कि उन्होंने कहा कि भाई जो अर्थ है, तो आप ये समझ गए ना एपेरॉन और ये वाला कॉन्सेप्ट, प्लस ह्यूमन बींग्स जो है वो वाटर से ओरिजिनेट हुए हैं, हर तरफ वाटर रहा होगा, है ना। तो ये आप ये लिख लीजिएगा कि फिशेस के थ्रू जो एक तरह से एवोल्यूशन है वहाँ से हम ह्यूमन बींग्स एक तरह से इवॉल्व हुए हैं अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर। प्लस जो अर्थ है ना, जो अर्थ है वो कैसा रहा होगा अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर, अर्थ जो है वो क्या है, एक सिलेंड्रिकल शेप में है ना, इस तरह के सिलेंड्रिकल शेप में है, और वो क्या कर रहा है, स्पेस में रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है स्पेस में। ठीक है, कहीं पे स्पेस में ऐसे ही बस रैंडमली घूम रहा है, और किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है। तो आप यहाँ से देखिए कि हमारा जो एक तरह से साइंटिफिक एक वो जो है आउटलुक, वो एक तरह से स्टार्ट हो गया है कि भाई ठीक है, हमने उसे पहले डिस्क जैसे कंसिडर किया, लेकिन इन्होंने क्या किया,
ठीक है, वो ग्लोब नहीं उस टाइम इमेजिन कर पाए कि भाई वो एक तरह से एलिप्टिकल या ग्लोब शेप में है ना, बट उन्होंने क्या किया भाई सिलेंड्रिकल शेप में है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है। और उन्होंने क्या कहा कि भाई स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया कि ज़रूर एक बहुत ही एक तरह से इनफाइनाइट कुछ एक स्पेस है, बिल्कुल इटर्नल और एंडलेस, वहाँ पर ये जो चीज़ है हमारी अर्थ है वो क्या कर रही है, एक तरह से एग्जिस्ट कर रही है, वहाँ पे घूम रही है। ठीक है, इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा कि भाई जो सन है, आप सोचिए इतने पुराने टाइम में, मतलब कहाँ 611 BC के अराउंड से लेके 547 BC के अराउंड में जब उनका टाइम पीरियड रहा है, उस टाइम वो कह रहे हैं कि जो सन है, जो सूरज आप देख रहे हैं, वो एक्चुअली क्या है, एक बहुत बड़ा एक तरह से गैस का एक तरह से गोला है और ये हमसे बहुत दूरी पर है ना। ये सारी चीज़ें वो हमें उस वक्त बता रहे हैं। प्लस जितने भी आप एक तरह से प्लैनेट्स है, स्टार्स जो आपको यहाँ से दिख रहे हैं, ये सब बहुत दूर हैं हमसे, प्लस अपनी एक तरह से डिफरेंट स्पीड्स से क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, है ना। ये सारी जो एक तरह से साइंटिफिक थ्योरीज हैं एनेक्सिमेंडर ने प्रपोज की थी। तो जो अर्ली प्री सोक्रेटिस फिलोसोफर्स हैं इंक्लूडिंग एनेक्सिमेंडर, इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इन दी साइंटिफिक फील्ड ऑल्सो। ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद क्या है सब्सटेंशियल और डिस्कस करने के लिए एनेक्सिमेंडर से रिलेटेड, हाँ, एनेक्सिमेंडर का कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है ना, कि भाई इनके अकॉर्डिंग गॉड क्या है। तो हमने थेलीस में डिस्कस किया था कि थेलीस ने क्या कहा था, भाई एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ लाइफ, सो एवरीथिंग इज़ कंसिस्टिंग ऑफ सोल्स, और उन्होंने उसी चीज़ को क्या कह दिया था, गॉड कह दिया था। तो हर जगह एक तरह से क्या है, गॉड एग्जिस्ट कर रहा है, हर चीज़ में एक तरह से गॉड एग्जिस्ट कर रहा है। ये कौन कह रहा था, थेलीस। तो मोर और लेस वैसे ही जो भी चीज़ें क्रिएशन में आ रही हैं वो एपेरॉन से आ रही हैं, इस बाउंडलेस मैटर से आ रही हैं, दिस बाउंडलेस मैटर इज नथिंग बट गॉड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर दिस बाउंडलेस मैटर, दिस बाउंडलेस is what God according to एनेक्सिमेंडर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इससे क्या पता चलता है भाई कि जो एनेक्सिमेंडर का गॉड था वो एक तरह से जो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है उस वक्त की थ्योरी ऑफ क्रिएशन क्या है, सिंपल सी बात है, जो हम अभी तक एक तरह से अभी भी उस चीज़ में कहीं ना कहीं बिलीव करते हैं कि भाई जो पूरा संसार है, ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, ये किसने क्रिएट किया है, गॉड ने क्रिएट किया है, कोई सुपर नेचुरल एंटिटी ने इसे क्या किया है, क्रिएट किया। और आगे भी जो फिलोसोफर्स हैं कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड की हेल्प ले रहे हैं, है ना, टू प्रूव देयर रिस्पेक्टिव थ्योरीज। तो उन्होंने क्या कहा, इनके अकॉर्डिंग बट जो गॉड है वो थ्योरी ऑफ क्रिएशन से रिलेटेड नहीं है, कि भाई गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स, जबकि जो भी बाउंडलेस मैटर है, जो भी चीज़ें एग्जिस्टेंस में, जो भी चीज़ें क्रिएशन में, इट इज़ नथिंग बट व्हाट, गॉड। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा कि भाई ये जो गॉड है, ऑफ कोर्स वो कैसा कॉन्सेप्ट है गॉड का, इनका एक तरह से मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, प्लस ये एक तरह से मैथडोलॉजिकल, जो उस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट था कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं थेलीस की क्लास में या वेस्टर्न फिलोसफी की इंट्रोडक्टरी वीडियो में, कि एक जो ग्रीक एक तरह से उस टाइम पे सोसाइटी थी वो कितनी ज़्यादा मैथडोलॉजीज पर बेस्ड थी, है ना, और उनके जो कॉन्सेप्ट था गॉड का वो कितना ज़्यादा एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड थे, है ना, कि बहुत ज़्यादा ह्यूमंस जैसे गॉड थे। बट ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है एनेक्सिमेंडर का, वो कैसा है, मैथडोलॉजिकल नहीं है, प्लस एंथ्रोपोमॉर्फिक जो गॉड है वो भी ये नहीं है। ठीक है, और ये किस तरह का गॉड है भाई, तो बाउंडलेस मैटर जो है एक्चुअली एपेरॉन जो है, इट इज़ नथिंग बट गॉड अकॉर्डिंग टू व्हाट, एनेक्सिमेंडर। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर लिया भाई एनेक्सिमेंडर के बारे में, कि भाई उनका फंडामेंटल स्टफ क्या है, तो एपेरॉन बाउंडलेस मैटर है, विच इज़ दी इटर्नल फॉर्मलेस मैटर, है ना, एक पार्टलेस है जो अभी तक शेप्स में नहीं आया है, पर्टिकुलर्स में नहीं आया है। ठीक है, प्लस हमने क्या डिस्कस कर लिया कि भाई जो अर्थ है अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंडर वो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है ना, और स्पेस में रिवॉल्व कर रहा है। सन जो है वो बहुत दूरी पर एक तरह से एक बहुत बड़ा ह्यूज मास है जो अपने ही एक तरह से गैसेस से बना हुआ है, प्लस जितने भी प्लैनेट्स हैं, चीज़ें हमें यहाँ से दिख रही हैं, वो अपनी अपनी स्पीड पे क्या कर रही हैं, रिवॉल्व कर रही हैं। इस तरह के साइंटिफिक थ्योरी जो एनेक्सिमेंडर ने हमें दी, हमने वो डिस्कस कर चुके हैं, प्लस हमने उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है वो भी डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इसके साथ ही एनेक्सिमेंडर का एक जो चीज़ मैं आपको बताना भूल गई,
आई थिंक ज्योग्राफी जो है उसमें भी उनका एक तरह से बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि एनेक्सामांडर जो है उन्होंने एक तरह से वर्ल्ड का एक तरह से नक्शा दिया था, एक मैप दिया था। हालांकि जो मैप है वो उतना एक तरह से इफेक्टिव नहीं है जिस तरह का वर्ल्ड आज हम जानते हैं, बट उस वक्त पर वो एक तरह से जितना भी नॉलेज उन्हें था, जितना भी ट्रैवल के थ्रू उनके पास डॉक्यूमेंट्स या डेटा अवेलेबल था, उसके थ्रू उन्होंने वर्ल्ड का जो एक मैप है वो भी एक तरह से दिया था। तो ज्योग्राफी में भी उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक तरह से मेंशन करने लायक है। आप आई होप इसे याद रखेंगे, है ना। इसके साथ ही एनेक्सामांडर जो है इनकी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह से फिलोसफिकल पॉइंट जो है वो ये है कि एनेक्सामांडर ने हमें थ्योरी ऑफ अपोजिट्स दिए। अब देखिए थ्योरी ऑफ अपोजिट्स क्या है, तो थ्योरी ऑफ अपोजिट्स में उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें क्रिएशन में आई हैं वो एक तरह से उनके अपोजिट्स के साथ आई हैं। मतलब जो क्रिएशन है वो हमेशा दो अपोजिट चीज़ों का एक साथ हुआ है। जैसे अगर दिन है तो उसके साथ रात भी क्रिएट हुई है, अगर जैसे फायर क्रिएट हुई है तो उसके साथ वाटर क्रिएट हुआ है, अगर डार्कनेस है तो उसके साथ लाइट जो है वो क्रिएशन में आई है। तो जितनी भी चीज़ें एक तरह से क्रिएशन में आई हैं फ्रॉम दिस बाउंडलेस मैटर, ये कहीं ना कहीं क्या है, जितनी भी चीज़ें ओरिजिनेशन में वो सभी एक तरह से अपोजिट्स या एक तरह से अपने एक पेयर के साथ जो है एक तरह से क्रिएशन में आई हैं, और इसे ही उन्होंने कहा यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि ये जो यूनिटी ऑफ अपोजिट्स है इससे आगे जो फिलोसफिकल स्कूल्स हैं या बाकी जो वेस्टर्न फिलोसफी है एक तरह से वो कैसे गाइड हुई है। मतलब यूनिटी ऑफ अपोजिट्स एक तरह से बहुत ही एक तरह से बेसिक प्रिंसिपल है जो एनेक्सामांडर ने वेस्टर्न फिलोसफी को दिया है, जिससे आगे जाते जाते जितने भी फिलोसफर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उस थ्योरी का, उस थॉट प्रोसेस का यूज़ किया है। फॉर एग्जांपल जब हम सोक्रेटिस पढ़ेंगे तो वहाँ उनकी जो मेथड है डायलेक्टिक्स की मेथड, तो डायलेक्टिक्स का मतलब होता है कि एक तरह से वॉर बिटवीन टू अपोजिट व्यूज़। तो उसमें भी यही है कि एक व्यू रहेगा, फिर ज़रूर उसके अपोजिट एक व्यू एग्जिस्ट करेगा, और फिर उनमें हम देखेंगे कि कैसे हम एक तरह से उनको सिंथेसाइज करके कंक्लूजन पर आ सकते हैं, कैसे अपना नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी मेमोरी रिकलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द नॉलेज, है ना। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम वेस्टर्न फिलोसफी में आगे बढ़ेंगे, रैशनल एम्पिरिसिस्ट और एक तरह से मॉडर्न फिलोसफी में जो एक तरह से लास्ट फिलोसफर्स है, कंटेम्प्रेरी नहीं मॉडर्न फिलोसफी है, वो एक तरह से हीगल तक भी एक तरह से आप जो एक तरह से एनेक्सामांडर का एक कॉन्सेप्ट है यूनिटी ऑफ अपोजिट्स का, उसे एक तरह से बहुत ही एक तरह से प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही क्लियरली आप उसे देख सकते हैं। उन्होंने जो थ्योरी दी है हमें हीगल ने, एक तरह से थीसिस एंटीथेसिस और फिर उन दोनों को मिला के सिंथेसिस होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है एक तरह से ये भी कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ अपोजिट्स से ही ड्राइव है। तो एक तरह से बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है एनेक्सामांडर का जो उन्होंने अपनी थ्योरी में दिया है, थ्योरी ऑफ अपोजिट्स या यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। ठीक है, कि भाई हम भी देखते हैं कि भाई, और उनके अकॉर्डिंग एक बात ये भी है कि अगर जो उसका अपोजिट है अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता तो उसकी खुद की भी कोई डेफिनेशन, कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे दिन है तो दिन की कोई वैल्यू नहीं होती अगर रात जो है वो नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता किस चीज़ को दिन कहते हैं जब सुबह रहती है, सूरज रहता है, रोशनी रहती है। अगर हमें ये नहीं पता होता कि एक वक्त ऐसा भी रहता है जब ये जो रोशनी है ये नहीं रहती, तो किसी भी चीज़ को उसके मायने, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी एक तरह से डेफिनेशन इसी पे डिपेंड होकर मिल रही है कि उसके अपोजिट भी एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये उसके अपोजिट के रिस्पेक्ट में ही उसकी डेफिनेशन है। जैसे एक जो वुमन है उसकी एक तरह से डेफिनेशन जो है वो इसी रिस्पेक्ट में है कि भाई वो मैन नहीं है ना, मैन एंड वुमन तो दो अपोजिट्स हो गए, है ना, दिन और रात, है ना, या फायर और वाटर, हीट और कोल्डनेस, है ना, शेडो और लाइट, है ना, डार्कनेस और लाइट, या फिर नॉलेज या इग्नोरेंस, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं, वो सभी कहीं ना कहीं अपोजिट्स में एक तरह से क्रिएट हुए हैं, साथ में क्रिएट हुए हैं विद देयर रिस्पेक्टिव अपोजिट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यूनिटी ऑफ अपोजिट्स। ठीक है, तो आई थिंक एनेक्सामांडर की जो एक तरह से फ़िलॉसफ़ी है वो आई थिंक इतना आपके लिए सफिशेंट है। इसके बाद हम आगे ऐसे ही प्री सोक्रेटिस फ़िलोसोफर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इस तरह से जो एक सीक्वेंस है, क्रोनोलॉजिकल जो एक तरह से मेथड है फ़िलॉसफी, वेस्टर्न फ़िलॉसफी पढ़ने की, उसी तरह हम इसे पढ़ते जाएंगे। इसके साथ ही इंडियन फ़िलॉसफी की जो एक तरह से क्लासेस बची हुई हैं हम वो भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस रिकॉर्ड कर पाऊँ
थोड़ा सा टाइम लगता है एडिटिंग वगैरह सभी चीज़ें करने में, तो आई होप आप मुझे उतना वक्त देंगे, कोऑपरेट करेंगे, है ना। आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट है।